हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान सुनेल से पधारी कवयित्री साहित्यकार आशा रानी जैन आशू। आशा रानी जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और साहित्य सृजन में इनका झुकाव कब हुआ। आइए बात करते हैं हम आशा रानी जैन आशू जी से। आशा रानी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, आभार आपका। आशा रानी जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई, किस व्यवसाय से आप जुड़ी रही और साहित्य के प्रति आपका रुख कब से हुआ। जी, आपके हाड़ौती की ही बेटी हूँ जी। और शिक्षा मेरी शुरुआत इसी इलाके में हुई जी। लेकिन आगे चूँकि स्कूल नहीं थे जी। पुराने समय में गाँवों में स्कूल नहीं होते थे 10वीं के बाद से। जी जी। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी माँ अजमेर से हैं और पिताजी तो, माँ भी शिक्षिका थी, पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे। जी जी। और उनके मन में कभी ऐसा नहीं रहा कि लड़कियां हैं तो उनको पढ़ाई में पीछे रखना है। हम 3 बहनें हैं, हम सबको पढ़ाया जी। और मुझे पढ़ने के लिए आगे मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वनस्थली विद्यापीठ जाने को मिला। बिल्कुल। जो कि पूरे भारत में अपने आप में बालिकाओं के लिए विशेष करके एक बहुत ही अच्छी संस्था है। जी। वहाँ से मैंने बीए किया, बीएड किया और 2 विषय में एमए किया हुआ है। जी। हिंदी और संस्कृत विशेष रूप से शुरू से मेरे बहुत रुचि के विषय रहे हैं। जी। शायद उस रुचि ने ही मुझे साहित्य लेखन के लिए प्रेरित किया। लिखने का शौक़ बहुत ही छोटी उम्र से ही था। जी जी जी। लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि बहुत लंबे समय तक लिख नहीं पाए। लेकिन पिछले लगभग 10-12 सालों से लगातार सक्रिय हूँ। जी। और माँ शारदे की कृपा है। गीत, गज़ल, छंद, विशेष करके बाल साहित्य लिखती रही हूँ। जी। और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। जो साहित्य अकादमी की तरफ से भी मेरी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। जी। आशा रानी जी, आपके घर में साहित्यिक माहौल का बोलबाला था, तो किन लोगों ने आपको प्रेरित किया साहित्य की तरफ बढ़ने के लिए। जी, वैसे तो हमारे पिताजी के मित्रों में रघुराज सिंह जी हाड़ा जी हम सब जानते हैं, उनके नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। दुर्गादान सिंह जी गौड़, ये हमारे पिताजी के मित्रों में शामिल थे, उनका घर आना जाना था। और सबसे बड़ी बात, हमारे हौसला अफजाई करने वाले हमारे माता पिता खुद रहे। जी। उन्होंने एक लड़की होने के नाते हम बहनों को कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसी बंदिशें नहीं लगाई। साहित्यकारों से संपर्क रहा क्योंकि पिताजी की वजह से। उसके अलावा भी जैसे मुझे वनस्थली पढ़ाया, बिल्कुल, तो वहाँ कुछ वातावरण ही ऐसा है कि वहाँ लड़कियों की हर प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा। कुछ वहाँ भी कुछ लोग मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती चली गई। उस समय बीच में विवाह हो जाने के कारण, घर की जिम्मेदारियों के कारण रोक लग गई। लेकिन अब लगातार लिख रही हूँ। और व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद जी, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। व्हाट्सएप मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत ही सकारात्मक रहा, क्योंकि उससे जुड़ने के बाद मैं देश भर के अच्छे अच्छे कवियों से बिल्कुल जुड़ी। और मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों के नाम पढ़ के मैं रोमांचित हुआ करती थी, मुझे लगता था ये पता नहीं क्या है। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहीं अपने आप को उनकी बराबरी में जब पाती हूँ और उन लोगों से मुझे स्नेह और सम्मान मिलता है। कई संस्थाओं द्वारा जब साहित्य के लिए मुझे सम्मानित किया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैंने भी कुछ किया है समाज के लिए जी और अपने लिए। जी। आशा रानी जी, आपने साहित्य सृजन किन किन विधाओं में किया और किस विधा में कितना आप लिख चुकी। जी, सबसे ज़्यादा तो मेरी पुस्तकें बाल साहित्य में है। जी।
5 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। एक पुस्तक का नाम है गुंजन जी। दूसरी बाल शिशु गीत की पुस्तक है, उसका नाम है कलरव जी। उसके बाद 2 पुस्तकें फिर एक साथ छपी हैं, चूचू चींची शिशु गीत है और छूलो गगन बाल गीत है। शिशु गीत में इसके अलावा भारत की पहली बाल साहित्य अकादमी जो सौभाग्य से हमारे राजस्थान में बनी है जयपुर में, और बाल साहित्य अकादमी के द्वारा जो पहला बैच था जिसमें पांडुलिपियाँ आमंत्रित की गई थी छपवाने के लिए जी। उस पहले ही बैच में झालावाड़ जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली मैं अकेली महिला बाल साहित्यकार थी जी। और सौभाग्य की बात है मेरी पुस्तक उड़ते पंछी बाल साहित्य अकादमी की तरफ से प्रकाशित हुई है जी जी। 60 साहित्यकार थे, 60 में से एक मैं भी थी जी जी। और इसके अलावा बाल साहित्य के लिए मुझे नाथद्वारा साहित्य मंडल ने भी सम्मानित किया है बाल साहित्य भूषण के नाम से। मेरी 5-6 पुस्तकें अभी तक बाल साहित्य की आ चुकी हैं जी। और इसके अलावा गीत लिखती हूँ, गज़ल लिखती हूँ, छंद लिखती हूँ और सौभाग्य है मेरा कि साहित्य अकादमी उदयपुर, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी उदयपुर की तरफ से जो प्रकाशन सहयोग के लिए आमंत्रित की गई थी पांडुलिपियाँ, उनमें से पूरे राजस्थान में से 5 गज़ल की पुस्तकें स्वीकृत हुई थी जी जी। सैलाब नाम की मेरी पुस्तक भी उसी में स्वीकृत हुई है। साहित्य अकादमी ने उसके प्रकाशन सहयोग मुझे दिया है, आभार है साहित्य अकादमी का। और खुशी है इस बात की कि महिलाओं के लेखन को हमारी अकादमियाँ प्रोत्साहित कर रही हैं और करते भी रहना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं को किन परिस्थितियों में कितनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और ऐसे वातावरण में साहित्य लेखन हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती बन जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ये प्रश्न हमारे सामने आता है कई बार कि आप लिख रहे हो, इस जिम्मेदारी को छोड़ के ये काम कर रहे हो, आप सब परिवार के बीच में बैठे हो, अभी भी आप मोबाइल पे कुछ कर रहे हो, तो ऐसा क्या है जी। तो जब किसी महिला साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है बिल्कुल तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि एक दूसरे को देख के हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम लेखन कर रहे हैं, अपना समय वहाँ दे रहे हैं और ये तो खैर कर रहे हैं किसी के लिए नहीं, अपने अंदर से चीज़ें प्रस्फुटित होती हैं। लेकिन फिर भी खुशी होती है कि हमारी अकादमियाँ अगर महिलाओं को सम्मानित करती हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और जवाब देने के लिए मिलता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। जी जी। आशा रानी जी, आप एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका जो मतलब आपको समय कैसे निकाल पाती होंगी आप एक साहित्य सृजन के लिए, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है लेकिन एक लगन होती है साहित्य की तरफ अपनी कलम चलाने का, तो कैसे आप समय को मैनेज कर पाती होंगी? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक झालावाड़ जिले में चिकित्सक हैं जी, डॉक्टर शिवशंकर सोनी। आप जानते हैं चिकित्सक का पेशा बहुत ही व्यस्त होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी उनकी एक दोहे की पुस्तक प्रकाशित हुई है जी जी। तो उनकी भूमिका मैंने लिखी थी, भूमिका में यही बात मैंने लिखी थी। अच्छा। आपकी बात का जवाब है कि जब इंसान को किसी चीज़ के प्रति लगन होती है बिल्कुल तो वो उसके लिए समय निकालता नहीं, वो निकल जाता है। बिल्कुल। मेरे कई रचनाएं ऐसी हैं जो मैंने सुबह स्कूल जाने के पहले खाना बनाते समय लिखी हैं जी। साइड में एक डायरी रखी रहती थी और खाना बनता रहता था, उस समय मन में कुछ सोचते रहते थे और बीच बीच में जो भी कुछ मन में आता था वो साइड में डायरी में लिख दिया जाता था, फिर बैलेंस चालू हो जाता था। और इसी प्रकार एक मेरा गीत है बेटियों पर जी। बेटियां माँ बाप की पहचान है, बेटियां दो दो कुलों की शान है। आप सुनाइए दर्शकों को। ये गीत मैंने कपड़े धोते धोते लिखा था जी। सामने डायरी रखी हुई थी, पेन रखा हुआ था, कपड़े धुल रहे थे, एक पंक्ति मन में आई, हाथ पोंछे जाकर के लिख दिया जी। फिर वापस कपड़े धुलना चालू हो गया, फिर दूसरी पंक्ति मानसिकता में आई, फिर जाकर के डायरी में लिख दिया और इस तरीके से इधर कपड़े धुल गए, इधर गीत पूरा हो गया। बहुत बढ़िया जी। समय का मैनेज साहित्य में बहुत अच्छा आपने किया जी जी। कोई आपकी काव्य संग्रह में से कोई कविता या सुनाए आप दर्शकों को? जी,
बहुत कुछ माँ और बेटियों पर अधिकतर लिखा है। हाँ बिल्कुल। इसी गीत की सॉरी गज़ल बनी है। हाँ बिल्कुल। इसकी 2-4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ कि बेटियाँ माँ बाप की पहचान हैं, बेटियाँ माँ बाप की पहचान है, बेटियाँ 2-2 कुलों की शान है। वाह। बेटियों से घर सदा महका रहे, वरना तो घर सोना रेगिस्तान है। बेटियाँ पावन ऋचाएं यज्ञ की, बेटियाँ ही गीता और कुरान है। बेटियों का दिल कभी ना तोड़िए, बेटियां दिन 4 की मेहमान है। बहुत बढ़िया, बहुत। और इसी प्रकार एक और गज़ल है बेटियों की लिखी हुई। आज की परिस्थितियों को देखते हुए कि हर कदम पर कंटकों से लड़ रही हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। हर कदम पर कंटकों से लड़ रही हैं बेटियां, भूल कर हर जख्म आगे बढ़ रही हैं बेटियां। जल में, थल में और नभ में गढ़ रही प्रतिमान है। आजकल हमारी बेटियां रेल भी चला रही हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं। कि जल में, थल में और नभ में गढ़ रही प्रतिमान है, उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं बेटियां। वाह, बहुत बढ़िया। एक और शेर है इसी कि हर तरफ दुश्वारियां हैं, हर तरफ दुश्वारियां हैं, छल कपट धोखे यहाँ, एक नया इतिहास फिर भी गढ़ रही हैं बेटियां। एक नया इतिहास फिर भी गढ़ रही हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। और इसी नाम सुनाई इसका आखिरी मक्ते का शेर है, बताएं कि काम घर का भी करें। आखिरी शेर है इसका, उसकी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही है कि काम घर का भी करें। मैंने गांव में देखा है बच्चियों को, छोटी छोटी सी बच्चियां माँ के घर के काम में हाथ बटाती हैं, खेतों पे मदद करती हैं और उसके बाद स्कूल भी आती हैं। सही। और उनमें से कई बच्चियां इतनी प्रतिभावान निकलती हैं कि हमको खुद को आश्चर्य लगता है कि ये बच्चियां कैसे इतना आगे बढ़ गई। काम घर का भी करें, है दुआ आशु मिले अब पंख को परवाज भी, है दुआ आशु मिले अब पंख को परवाज भी, काम घर का भी करें फिर बढ़ रही हैं बेटियां। हर कदम पर कंटकों से लड़ रही हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। ये मेरी बेटियों को समर्पित गज़ल है। और ये जो मेरी पुस्तक है सैलाब, इस पुस्तक में भी ये गज़ल छपी हुई है। अच्छा। आशा रानी जी, आप जिस क्षेत्र से आती है वो एक साहित्यकारों का एक गढ़ है, जिसमें से कई साहित्यकार निकले हैं जिन्होंने राजस्थान और देश भर में अपना नाम छाप छोड़ी है। किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य सृजन में मतलब वो मिला, आपको संबल मिला, और किन किन ने आपको प्रेरणा दी? जी, वैसे तो मेरा अध्ययन काल मैंने आपको जैसा बताया वनस्थली विद्यापीठ में निकला है जी। और सौभाग्य है मेरा कि वनस्थली विद्यापीठ की, शायद आपकी भी जानकारी में होगा जी, कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कलकत्ता में है और उसके बाद दूसरी नंबर की लाइब्रेरी, 2 मंजिला लाइब्रेरी वनस्थली विद्यापीठ में है। और वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी बच्चियाँ जो वहाँ पढ़ती हैं वो वहाँ जाके बैठ जाती हैं और वहाँ के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को बोलते हैं कि हमको ये रेफरेंस बुक चाहिए पढ़ने के लिए, या हमको ये साहित्यिक पुस्तक चाहिए, तो बराबर उपलब्ध कराते हैं वो जी। तो विशेष करके मैंने वहाँ बहुत पढ़ा है लाइब्रेरी में जा कर के। और छायावादी कवि मेरे विशेष प्रिय रहे हैं, महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद निराला जी, उन लोगों का प्रभाव। और मेरे जो हाड़ौती संभाग के परिचित साहित्यकार हैं वो कई बार सहज ही मजाक में मुझे कह भी देते हैं, अरे आप तो हमारे हाड़ौती की महादेवी वर्मा हो। हालांकि मैं जानती हूँ मैं इस योग्य नहीं, लेकिन उन लोगों की मजाक मुझे कभी कभी मन में बड़ा अच्छा एहसास देती है कि कहीं कुछ तो है मेरी पंक्तियों में जो इन लोगों को अच्छा लगता है। उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत है। इसके अलावा मैंने उपन्यास भी पढ़े हैं। अच्छा। और मेरी रुचि पद्य साहित्य में ज़्यादा रही है जी। आशा रानी जी, आप झालावाड़ ज़िले से हैं और बाल साहित्य झालावाड़ ज़िले में आपने लिखना प्रारंभ किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप शिक्षिका भी हैं। आज पहले जो बच्चे बाल साहित्य को ग्रहण करते थे, आज के बच्चे
बाल साहित्य का स्वरूप नहीं जानते, यानी बचपन खो गया है। तो आपने जो बाल साहित्य आप सामने लाए, तो इससे बच्चों में कितना प्रभाव पड़ा होगा? प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। और विशेष करके जो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जी जी, मैंने एक शिक्षिका के नाते ये महसूस किया है कि जब बच्चों को कविताओं के माध्यम से हम कोई बात बड़ी सहजता से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जैसे आप अगर मेरी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चिड़िया बोली चूं चूं चूं, कुत्ता भौंका भौं भौं भौं, शेर दहाड़ा, तो उससे हमको पता चल जाता है कि चिड़िया के बोलने को चिड़िया चहकी चू चू चू, तो चिड़िया के बोलने को चहकना कहते हैं। गधा रेखता ढेंचू ढेंचू, तो गधे के रेखने, गधा की जो बोली है उसको रेखना कहा जाता है, शेर की बोली को दहाड़ना कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वो कविताएं याद करते करते बच्चे ये भी याद कर लेते हैं कि शेर दहाड़ता है, गधा रेखता है, चिड़िया चहकती है, कोयल कुहकती है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, मैंने हमेशा ये देखा कि जब आखिरी पीरियड में मैं कक्षा में जाती थी, वो कक्षा मेरे पास नहीं थी, फिर भी मैं उन कक्षाओं में जाती थी और बच्चे ये जानते थे कि अब आ गए मैडम तो अब कविता सुनाएंगे, फटाफट मेरे को देख के बसते ऐसे बंद हो जाते थे, बच्चे ऐसे मुस्कुराते हुए सामने बैठ जाते थे। मतलब कि बच्चों के चेहरे की जो वो खुशी थी, बिल्कुल, उसने मुझे इस चीज़ का महत्व समझा दिया कि कविताएं बच्चों के लिए बहुत मन भावन होती हैं। बिल्कुल। और जो अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों को कविताओं के माध्यम से सिखाते हैं, बिल्कुल, तो वो बच्चे उनसे जुड़ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से बच्चे उनसे मन से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब वो पढ़ाते भी हैं तो बच्चे उनकी बात को सुनते हैं। बिल्कुल। कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक आत्मीयता महसूस करने लगते हैं। जो बच्चे मतलब यह कहना चाहिए 7वीं 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, जैसे मेरे लिखी हुई दूसरी पुस्तकों में बाल गीत हैं जी, वो जल बचाओ, वृक्षारोपण करो, इस तरीके के जो अपने नारे हैं सरकार के, उनको सार्थक करने वाली कविताएं भी हैं। तो जब बाल सभाएं होती हैं हमारे विद्यालयों में, तो हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चे थे जो उन बाल सभाओं में उन पुस्तकों की कविताओं को बोलते थे। 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, गांधी जयंती पर मेरी कविताएं लिखी हुई हैं। और कुछ नया बच्चों को मिल रहा है, जो पुराना चल रहा था जॉनी जॉनी यस पापा या ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, वो चीज़ों के बाद कुछ बच्चों को नया मिल रहा है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो तो इतना जल्दी पकड़ लेते हैं, मोबाइल से अटैच होते नहीं हैं। जी जी। तो वो बच्चे तो विशेष करके मेरी कविताओं को बहुत पसंद करते हैं। और जो शिक्षक कविताओं के माध्यम से बच्चों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से बच्चे उनसे आत्मीयता महसूस करते हैं। और कभी अगर उन अध्यापकों की डांट भी पड़ जाए तो वो बच्चे सुन लेते हैं जी फिर भी वो बच्चे उन शिक्षकों से खुश रहते हैं। आप शिक्षिका हैं आशा जी, जो बालपन था आज किताबों के बोझ में खो गया है। पहले जो बाल साहित्य के रूप में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालती थी बाल साहित्य की, जो आपने जैसी रचनाएं बालकों के लिए लिखी, तो ये अब कैसा महसूस होता है? जैसे आप जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बच्चों पर किताबों का बोझ होता है, वह मानसिक तौर से सही नहीं रह पाते, क्या मानती है आप इसमें? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आधा लीटर के भगोनी में अगर 1 लीटर दूध डालने का प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास विफल ही होंगे जी। और इसीलिए जब शिक्षक तैयार किए जाते हैं, बीएड और एमएड में पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले ये बात बताई जाती है बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, जब तक वो बाल मनोविज्ञान का अनुसरण नहीं करेगी, तो आज हम आए दिन कोटा में देख रहे हैं दुर्घटनाएं, नहीं कहना चाहिए लेकिन हम आए दिन इस चीज़ को देख रहे हैं। और बहुत दुख होता है जब दूर दूर से पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं, वो छोटी सी उम्र के बच्चे यहाँ आकर के आत्महत्याएं कर लेते हैं। सही बात। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन से ही हमको बोझ तो बच्चों के ऊपर नहीं लादना चाहिए। और जहाँ तक हम देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि कोर्स की अधिकता होती है,
तो कई बच्चे जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रतिभाएं होती हैं, बिल्कुल, तो हमने हमारे पुराने साहित्य को उठा के देख ले, हमारे पुराने काल में अगर हम चले जाएं तो हमारे ऋषि मुनि बहुत छोटी छोटी सी उम्र में न जाने क्या क्या उनको याद था। और आज भी कुछ बच्चे हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जिनको श्लोक, गीता के श्लोक याद हैं, जो पढ़ना नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा कहीं छुपी नहीं रहती है, लेकिन अतिरिक्त दबाव बच्चों पर कभी नहीं बनाना चाहिए। जो योग्य बच्चे होते हैं, जिनकी मानसिक योग्यता होती है, वो अपने आप आगे आते हैं। और दूसरी बात यह है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। बिल्कुल, हम ये चाहें कि हर व्यक्ति पढ़ के डॉक्टर बन जाए, हर बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए, तो दूसरे काम कौन करेगा? जी जी, समाज में हर व्यक्ति की एक उसका स्थान होता है, उसकी वैल्यू होती है। हमारे यहाँ जो रोड बनाने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, मैं सोचती हूँ उनकी भी बहुत वैल्यू है। सच। अगर आज वो सड़क नहीं बनाएंगे तो हम हमारी गाड़ियाँ कैसे दौड़ाएंगे? जी सही है। और कई बार जो गांव में मजदूरी का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका नाप तोल इतना सही होता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कारीगर लोग, जो मजदूर लोग होते हैं, मकान बनाने वाले, उनके गणित बहुत अच्छे होते हैं। आज हम कई अखबारों में कई चीज़ों को देखते हैं, सही, कि जुगाड़ बनाते हैं। हाँ। हमारा भारत तो फेमस है जुगाड़ बनाने में। जी। गाँव वाले जुगाड़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो ना डॉक्टर होते हैं, ना इंजीनियर होते हैं, ना कहीं ITI में पढ़े। सही बात। इसलिए दबाव तो कभी बच्चों पर बनाना ही नहीं चाहिए। हालांकि हम जानते हैं आज का समय ऐसा है कि हम टीवी और मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रख सकते। कुछ कोरोना में परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि हमको ना चाहते हुए भी बच्चों के हाथों में मोबाइल देना ही पड़ा। बिल्कुल, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बच्चों को शुरू से हम प्यार से समझा के रखें कि इसका उपयोग करें। जी जी। देखिए, अब मैं आपको, जैसा मैंने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैं पूरे देश भर के कवियों से और बहुत अच्छे कवियों से जुड़ी हूँ। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है उन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। आशा जी, आप कोई रचना और हो आपके पास तो दर्शकों को सुनाएं। जी, मेरा एक गीत है, सुनाएं। तो कोरोना के समय हमने जो स्थितियाँ देखी थी लोगों की, जी, कि परेशान हो रहे हैं, पाँव में छाले हो रहे हैं, उसके बाद भी गाँवों को लौट लौट के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो शहरों की चकाचौंध से आकर्षित होकर के शहरों की तरफ दौड़ तो गए लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में उनके ये एहसास है, ये विश्वास है कि हमारा गांव हमारा है, हम वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ हमको अपनापन मिलेगा, हम वहाँ जाके सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल। उस दौरान जो मैंने एक गीत लिखा था, सुनाइए। कि आओ लौट चलें हम फिर से दादी माँ के गाँव में, कल कल छल छल बहती नदियाँ और पीपल की छाँव में। आओ लौट चलें हम फिर से दादी माँ के गाँव में। भोर हुए भजनों के मीठे स्वर मंदिर से आते हैं, चिड़िया चहके कोयल कूके पंछी गीत सुनाते हैं। घंटी बजती गले बैल के पायल माँ के पाँव में। आओ लौट चलें हम फिर से दादी माँ के गाँव में। सिंदूरी आभा सूरज की लिए सवेरा आता है। बड़े बड़े शहरों में जहाँ 35, 40, 50 माला बिल्डिंग है, वहाँ सूरज के दर्शन ही नहीं होते लोगों को। और गाँव में देखिए आप कि सिंदूरी आभा सूरज के लिए सवेरा आता है, संध्या की गोधूली वेला पारिजात मुस्काता है, और चौपालों पर मन की बातें बतियाते एक ठाव में। आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के गाँव में। आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के गाँव में। इमली अमिया जामुन तोड़े नटखट बालक फौज है। इमली अमिया जामुन तोड़े नटखट बालक फौज है, और काकी भाभी छाछ बिलोती और मक्खन की मौज है। मेहमानों के आने की है खबर काक की गाँव में। आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के गाँव में। और जो लोग शहरों में जाके बस गए हैं, लेकिन कभी कभी उनको गाँव की याद आती है, तो उनके एहसास मेरा आखिरी बंद में है कि वो प्यारा भोला सा बचपन लगता हमसे रूठ गया, शहरों की भागम भागी और चकाचौंध में छूट गया। उलझी है बेतार जिंदगी यहाँ धूप यहाँ पेंच और दाव में। उलझी है बेतार जिंदगी यहाँ पेंच और दाव में। आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के गाँव में, कल कल छल छल बहती नदियाँ और पीपल की छाँव में।
आओ लौट चले हम फिर से दादी माँ के घर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना आशा जी आपने सुनाई। आशा जी, जाते जाते मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आपके जो साहित्य सृजन में और अपनी कविताओं में समाज को क्या संदेश दिया है? जी, मेरी जो गज़ल की पुस्तक है सैलाब, उसमें सामाजिक समरसता की गज़लें आपको काफ़ी मिलेंगी जी। और मेरा सौभाग्य है कि उसकी समीक्षा करने वालों में से 2 साहित्यकार हमारे कोटा के, एक वेद प्रकाश जी वेद हैं जी, बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उन्होंने लिखी है। दूसरी समीक्षा उसकी हमारे मुकुट जी मणिराज ने लिखी है जी। आदरणीय मुकुट जी केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य हैं। बिल्कुल। और उन्होंने मेरी गज़लों को बहुत प्रसन्न किया था, और जब मैंने समय का अभाव था समीक्षा लिखवाने के लिए व्हाट्सएप पर सब गज़लें भेजी, और उनका ये फ़ोन पर मेरे पास ये मैसेज आया कि आशा जी आपकी एक एक गज़ल पे चर्चा करने का मन है आपसे, बहुत अच्छी गज़लें हैं। मुझे दिल से इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी गज़लों में भाईचारा और सामाजिक समरसता के संदेश हैं। दूसरा, माँ और बेटियों पर मेरी उस पुस्तक में 2-3 गज़लें माँ पर लिखी हुई हैं। 3 गज़लें मैं आपको बताऊँ, ऐसा एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। मैं एक बार कोटा आ रही थी, मेरी माता जी यही हैं, माता जी के पास मिलने आ रही थी, और रामगंज मंडी से मुझे बैठने के लिए सीट मिली। रामगंज मंडी से कोटा के बीच में मैंने एक गज़ल लिखी थी। अच्छा। और लिखते समय भावनाओं का आवेग आप देखिए कि मैं 3 बार रोई थी उस गज़ल को लिखते हुए। अच्छा। कि तेरी मुस्कान मेरा हौसला है, हिम्मत है, तेरे आशीष की हर पल मुझे ज़रूरत है। वाह। तो सब पाया न कहीं आसरा है, माँ मेरी तेरे आंचल की छाँव सबसे खूबसूरत है, तेरे आंचल की छाँव सबसे खूबसूरत है। तो सामाजिक समरसता पर लिखने का प्रयास किया है। दूसरा, बाल गीतों के माध्यम से बच्चों को मनोरंजक तरीके से हम जानकारियाँ दे सकें, ऐसा मैंने प्रयास किया। दिशाओं का ज्ञान, जानवरों की बोलियों का ज्ञान बच्चे मनोरंजक तरीके से कर सकें, और अध्यापक उन कविताओं का प्रयोग करके बच्चों से आत्मीय संबंध स्थापित कर सकें। जी जी। उसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में मैंने 2-3 बार आलेख भी लिखे हैं। मेरा एक आलेख राजस्थान पत्रिका में छपा था जी। और वो आलेख था कि हम पूर्वजों का हमारे घर में सम्मान, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मान होता है। बिल्कुल। तो उस आलेख में मैंने ये बात लिखी थी कि हमारे जो शहीद जिनको कहा जाता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका भी हमको उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम हमारे परिवार के पूर्वजों का करते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत देश के पूर्वज हैं। बिल्कुल। और वो आलेख मेरा राजस्थान पत्रिका में छपा था। आशा जी, आपकी बड़ी उपलब्धि कोई हो, जैसे आपको पुरस्कार मिले हों, दर्शकों को साझा करें। जी, मेरे पुरस्कार में जैसा कि मैंने आपको बताया, बाल साहित्य अकादमी ने मेरी पुस्तक को प्रकाशित किया है जी। और एक पुस्तक मेरी राजस्थान हिंदी भाषा साहित्य अकादमी उदयपुर से सैलाब नाम से ये प्रकाशित है। इसके अलावा नाथ द्वारा साहित्य मंडल अपने आप में एक बहुत सम्मानित संस्था है। नाथ द्वारा साहित्य मंडल द्वारा बाल भूषण की उपाधि से मेरे को सम्मानित किया गया है, सौभाग्य है मेरा। इसके अलावा तो बहुत छोटे मोटे कार्यक्रम चलते हैं। मकसम एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है मकसम जी, उसमें मेरे को 2 बार सम्मानित किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री सम्मान और एक और सम्मान उसमें मिला है। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं आपको बताना भूल गई, अभी विश्व हास्य योग संघ के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जब हमारे रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी, उसी दौरान एक प्रतियोगिता थी। पूरे भारत से कविताएं आमंत्रित की गई थी, गीत, कविताएं, गज़ल, जो कुछ भी आपने राम जी पे लिखा हुआ हो, उसमें मैंने अपना एक गीत भेजा था। और मेरा सौभाग्य है, पूरे हिंदुस्तान से 4 लोगों का चयन हुआ, उस 4 में से एक मेरा गीत सेलेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। उस गीत को मैंने कैसे लिखा था आप आश्चर्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कवि संगम के कार्यक्रम में बैठे हुए थे, कार्यक्रम भी चल रहा था, और बस वहाँ कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में आ गई कि हम पूज रहे हैं नित्य राम को, निश्चित मुक्ति पाएंगे, लेकिन बोलो राम सरीखे क्या हम भी बन पाएंगे।
ये गीत का मुखड़ा है। अच्छा। और ये गीत, इसका चयन हुआ, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा एक सर्टिफिकेट बना के भेजा जी। विश्व हास्य योग संघ वाले, जो कि कोई व्यक्ति हमारे परिचित नहीं है। बिल्कुल। सब कुछ उन्होंने व्हाट्सएप पे किया था। जी। और नगद पुरस्कार भी भेजा। मेरा सौभाग्य है। ये हाड़ौती के लिए तो बहुत बड़ी शान है जी। हाड़ौती की तरफ से मैंने प्रतिनिधित्व किया है। जी जी। अपने डीडी राजस्थान पे मरुधरा कार्यक्रम में मैंने एक गीत सुनाया था। ताती ताती मत खा रे मुंडो बढ़ जावे को, ठंडी करके खा जीवन साता में जावे को। वाह। ये मेरा गीत मरुधरा पर। अच्छा अच्छा। ये थी हमारे साथ सुनेल से पधारी साहित्यकार, शिक्षिका आशा रानी जैन आशू जी। हमारे बुलावे पर ये कोटा पधारी। इन्होंने जो साहित्य सृजन किया, इनकी बाल रचनाएं जो बच्चों को आज समझ में आ रही है, इसके अलावा भी इन्होंने गज़ल, छंद, कई तरह के विधा में इन्होंने लिखा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। आपका बहुत बहुत जी, बुलाने के लिए आभार आपका।